ओके, होपफुली अभी आप सब मेरी स्क्रीन देख सकते होंगे। हाँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबके, और आवाज क्लियर है। जी सर। सो चलते हैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में, जहाँ पे हम आज रात को एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और आज के हमारे टॉपिक्स क्या हैं जिनको हमने कवर करना है। तो यहाँ पे हमारी जावास्क्रिप्ट की क्लास 8 है। तो हमें बाद में फुल फ्रंटएंड के बाद जो है बैकएंड में काम करना है, तो हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट को उसके साथ अलाइन करते हैं चीज़ों को, जो कि फ्रंटएंड में हम कॉमनली नहीं करते होते। तो यहाँ पे लास्ट क्लास में जो हमने काम किया था, मैं अभी VS कोड में ओपन कर रहा हूँ कि हम क्या काम कर चुके हैं। सो आई थिंक सो हम अरेज के मेथड जो हैं उन पे काम कर रहे थे, और यहाँ पे वो फाइल डाटा होगा। हाँ, और यहाँ पे लास्ट टाइम हमने अरे के मेथड्स को कवर किया था कि अरे के कौन कौन से मेथड्स हैं और कौन सा मेथड क्या रिटर्न कर रहा होता है। और यहाँ पे लास्ट में हमने लूप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि फॉर लूप किस तरह काम करती है। ये काम हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो ये सब मुझे अपने के लिए नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। सो आज की क्लास में हमारा एजेंडा क्या होगा, इसमें हमने काम क्या करना है सबसे पहले वो डिसाइड करते हैं। सो अरेज के बाद आई थिंक तो मेरी नज़र में जो मेजर या जो सबसे पहले हमें देखना चाहिए टॉपिक्स जो हैं, वो हम आज देखेंगे ऑब्जेक्ट को दोबारा, क्या यहाँ पे कमेंट ऐड कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट्स की मैनिपुलेशन को देखेंगे यहाँ पे, एंड ऑब्जेक्ट मैन्यू। ठीक है, सेकेंडली हम क्या करेंगे, हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये फंक्शंस किस तरह के कौन कौन से फंक्शन हैं, हम फंक्शन को दोबारा एक डिटेल से देखेंगे। वैसे तो पहले भी आई थिंक मेरे सामने डिस्कस किया था, फंक्शन को सिंटेक्स देखा था बना के। उसके साथ फंक्शंस के साथ एक कंसेप्ट है क्लोजर्स का, एक बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, हम इसको देखेंगे आज की क्लास में, कोशिश करेंगे। और साथ में ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस जो है ना, इस पे भी समझेंगे। ए सिंक्रोनस जावा, इसी को आप कॉपी कर लो, इसको कह देंगे सिंक्रोनस। तो ये हमारे पास आज के मेजर टॉपिक्स हैं जिन पे हम काम करें। सबसे पहले हम इस लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ये बात दोबारा भी रिपीट होगा, जैसा कि हमने स्टार्ट में बात की थी। जावास्क्रिप्ट का जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है ना, वो क्या होता है, सिंक्रोनस होता है। अब सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंस क्या है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अगर हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से देखें, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जब इसकी स्क्रिप्ट की फाइल को हम रन करते हैं, तो ये टॉप टू बॉटम उसकी लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस को रीड करना स्टार्ट करती है। इसी तरह कुछ एग्जीक्यूशन की बात आपको याद होगा, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि हाउ यू कैन रन जावास्क्रिप्ट विद एचटीएमएल, वहां हमें 2 से 3 वेज को देखा था, 3 वेज को देखा था। तो वहां भी हमने एग्जीक्यूशन की बात की थी, और वहां पे जैसा कि मैंने अलर्ट लगाया था, और अलर्ट में बोला था कि ये अभी यहाँ पे हमारा कोड कंपाइलर रुका हुआ है, जब तक मैं अलर्ट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आगे नहीं जा रहा है वो। तो बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर है ना सिंक्रोनस है, और सिंक्रोनस में जावास्क्रिप्ट करता है कि लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है और आगे चला जाता है। ठीक है, तो यही मतलब रीजन है कि बाय डिफॉल्ट हमें सिंक्रोनस मिलती है, कि कभी भी वेट नहीं करता कि भाई अगर आपने एक वेरिएबल में फंक्शन है, वो उसका रिजल्ट आया कि नहीं आया। लेट्स, और नहीं, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ये फंक्शन है। अब डजंट मैटर कि इस फंक्शन की इस लाइन पे आएगा, इसने इसको एग्जीक्यूट किया, इसमें से फंक्शन के अंदर आपने फॉर लूप लगाई हुई है या सेट टाइम आउट लगाया हुआ है, जिसे आज देखेंगे हम। तो सेट टाइम आउट क्या करता है कि
उसका रिस्पॉन्ड आया कि नहीं आया, इसने लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया, इसमें वेरिएबल की वैल्यू में भी कुछ स्टोर हुआ कि नहीं हुआ है, चाहे इसी को आप यहाँ पे दोबारा यूज कर रहे हो, जैसा कि किसी की वैल्यू गेट कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है और आप उसमें से ऑब्जेक्ट की वैल्यू गेट कर रहे हो, कुछ भी होगा बिहेवियर होता है जावास्क्रिप्ट का। तो ये वेट नहीं करता कि रिस्पॉन्ड आया कि नहीं आया, डाटा से मिला कि नहीं मिला, इसे जस्ट एग्जीक्यूट करना, आगे चला जाना है नेक्स्ट लाइन पे। अब एपीआई कॉल में क्या होता है, आपने डाटा फेच किया, गेट का मेथड अप्लाई किया है, फेच कर रहे हो डाटा, जब तक सर्वर से डाटा नहीं आ जाता समटाइम। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। लो टाइम लगता है ना, आपने अभी मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? जी सर अब ठीक है। जी सर। जी सर अब ठीक है, लेकिन वो पहले जो आपने बताया वो कुछ समझ नहीं आया सर। ठीक, मैं रिपीट करता हूँ। सो हम बात कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस बिहेवियर की। तो मैं बता ये रहा था कि जावास्क्रिप्ट का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ना, वो सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस में होता क्या है कि ये एक लाइन ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है और नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। जावास्क्रिप्ट वेट नहीं करता है कि उसका रिस्पॉन्स क्या आया, डाटा उस वेरिएबल में स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, ये नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट कर देगा। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद का काम ये है। तो अब ऐसे कुछ बिहेवियर्स होते हैं जहां पे हमें रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, जैसा कि आप डाटा इस वेबसाइट को लोड कर रहे हो, जब तक उसमें प्रोडक्ट्स लोड नहीं हो जाती आपने उसको यूजर को इंटेक्ट नहीं करने देना। तो ये चीजें हैं, कुछ इस तरह का बिहेवियर हो कि अब आपको उस कंपाइलर को बताना है कि भाई यहाँ रिस्पॉन्स हमारे पास या तो ओके का हो, या उसने फेल कह दिया हो, या पेंडिंग हो, या फिर कुछ इस तरह का केस हो। तो इस तरह के बिहेवियर को फिर कंट्रोल करने के लिए हमें जाना पड़ता है एसिंक्रोनस के अंदर। एसिंक्रोनस बिहेवियर में हम मल्टीपल वेज हैं जिनके साथ हम हैंडल करते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि हम कॉल बैक्स यूज करते हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे कॉल बैक्स क्या होते हैं। हम असिंक अवेट को यूज करते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि असिंक अवेट किस तरह काम करता है, ठीक है। तो कुछ वेज हैं जिनको अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा जावास्क्रिप्ट का जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर मिलता है हमें, वो क्या होता है, सिंक्रोनस होता है। तो उस सिंक्रोनस को एसिंक्रोनस में किस तरह कन्वर्ट करना है वो हमें खुद करना पड़ता है, प्रोमिसेस के साथ, कॉल बैक्स के साथ और असिंक अवेट के साथ। तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले जो हमारा अभी का टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स की मैनिपुलेशन। तो हम इस चीज को देखेंगे यहाँ पे। इसमें जो हमारे की पॉइंट्स होंगे कि हमने जो चीजों को देखना है कि भाई कौन सी चीज किस तरह काम कर रही है। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से गेट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कंसर्न होगा कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किस तरह होता है, या इसको बोल दो क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट आगे काम करने के लिए मैनिपुलेशन के लिए जरूरी है कि हम दोबारा उसको एक दफा रिवाइज कर लें ताकि हम सेम पेज पे हों। यहाँ पे आए, अब मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉस्ट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि कोई पर्सन है, मेरे माइंड में आ रहा है, मैंने वेरिएबल लिया, मैंने जैसे यहाँ पे ये करली ब्रेसेस डिफाइन किया, मतलब क्या है कि यहाँ मैंने कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन किया है। ऑब्जेक्ट करता क्या है, एक हमारे पास डाटा टाइप है, ठीक है। और ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। डाटा टाइप्स आपने स्टार्ट में पढ़ी थी कि 8 टाइप हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो प्रिमिटिव हैं, बाकी जो एक है वो नॉन प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव में क्या पढ़ के आए थे, स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, इंटीजर्स हैं, बिग इंटीजर जिसे बोल रहे होते हैं, सिंबल है, ठीक है।
तो इस तरह आपने 7 जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप को पढ़ा। एक जो है वो नॉन प्रिमिटिव, वो ऑब्जेक्ट्स है, और ऑब्जेक्ट क्या करता है, मल्टी डेटा टाइप को होल्ड करता है। ठीक है, इसमें सिंगल वैल्यू नहीं होती, मल्टीपल टाइप्स की होती है। जैसा कि मैं यहाँ पे पर्सन का नेम डिफाइन करता हूँ। अभी नेम यहाँ पे मैं कहता हूँ उसका नाम क्या है, कह लो कि इमरान। हाँ चलो यार ये ना रख लेते हैं, आजकल बड़ा चर्चा है इसका। चलो नाम हमने ये रख लिया। आगे हमने इसकी एज डिफाइन कर दी। आई डोंट नो कि उसकी एज क्या है, चलो मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई वो 85 ईयर्स का है। 72 सर। 72, बेहतरीन, ये पक्का ज्याला है। आज बर्थडे है सर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ओके। अब यहाँ पे ऐसे ही मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन किया। तो सिंपल, ये हमारी एक ऑब्जेक्ट की क्रिएशन है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आप कब क्रिएट करते हो, जब एक सिंगल, अब देखो यहाँ पे जो पर्सन है वो एक वेरिएबल है। इसके मतलब अगर हम डेमोग्राफिक या ब्रॉडर स्कोप में देखें तो इसके रेलेवेंट कुछ भी हो सकता है। इसका यहाँ पे एड्रेस हो सकता है, ठीक है। इसका एड्रेस क्या है, XYZ, आप यहाँ पे स्टोर करवा लो। इससे रेलेवेंट जो भी कुछ है, अगर आपने एक सिंगल बॉक्स में रखना है तो आप कह दोगे कि जैसे आपने नाम रखा, ये एजाज बॉक्स का नाम है और इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट पड़े एजाज का रेलेवेंट पड़े। तो जस्ट लाइक एक पर्सन है, अब ये पर्सन क्या है, एक जेनेरिक सा नेम है, आपका भी डाटा हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। तो मल्टीपल चीजों से यहाँ पे एक मैंने चीजों को होल्ड करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इन सिंपल वर्ड आप ये कह लो कि जब भी एक रेलेवेंट एंटिटी या ऑब्जेक्ट या फंक्शन से रिलेटेड आप डाटा स्टोर करना चाहोगे तो आप ऑब्जेक्ट को यूज करोगे और उसके रेलेवेंट डाटा सारा का सारा क्या होगा, उसमें आएगा। अभी यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकल बात करते हो, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट एक इनपुट है, ठीक है। अब इनपुट्स या कह लो, अब जो इनपुट्स हैं उनकी जो इनिशियल स्टेट है उसमें आपका नेम रख रहे हो आप उसका, ठीक है, उसका डाटा यहाँ पे रखवा लो। ऐसे ही आपने उसकी ईमेल रखवा ली है। तो ये अब उससे रेलेवेंट इनपुट्स का डाटा यहाँ पे आ रहा है, जो जिन टाइप की इनपुट्स हो सकती हैं या आप जो यूज कर रहे हो। ऐसे इसके अलावा आप पासवर्ड की रख सकते हो यहाँ पे इनपुट। अब ये डिपेंड करता है कि भाई आपका पर्पस क्या है और किस पर्पस के लिए बना रहे हो। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली आप तब यूज करोगे। आई होप सो कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन का यहाँ पे कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो हम नेक्स्ट चीज देख यहाँ पे अभी देखेंगे, वो हमारे पास क्या, हम एक्सेस का होता है। जो सेकंड हमारे पास होती है कि एक ऑब्जेक्ट बना तो लिया, हाउ टू एक्सेस प्रॉपर्टीज। इसके लिए हम दो वेज को पढ़ेंगे। एक हमारे पास होता है डॉट नोटेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे अब कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको भी ये माइंड में रहे चीजें। लिखने का मकसद यही है कि आप सुन तो रहे हो बट, तो डॉट नोटेशन है। और सिंगल दूसरा वे हमारे पास क्या है कि आप ब्रैकेट के साथ। अभी मैं थोड़ी सी टीचिंग जो हमारी अप्रोच उसको चेंज इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसलिए कि भाई अब यहाँ से एक चीज कौन से सकता है कि यार ऑब्जेक्ट है, आप कितने वेज से उसमें डाटा एक्सेस कर सकते हो। सिंपल सा एक क्वेश्चन हो सकता है एक बिगिनर के लिए। या एक ऑब्जेक्ट बनाते क्यों है हम, ये भी एक सवाल हो सकता है। ऑब्जेक्ट है क्या चीज, ये भी सवाल हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए चीजों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पहले बात की डॉट, हम नोटेशन को यूज करके करते हैं, ऑब्जेक्ट में से वैल्यूज को गेट करते हैं। किस तरह, मैं कंसोल में वैल्यू देखना चाहता हूँ, मैंने कंसोल लगाया, अब पर्सन है। अब पर्सन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू गेट करने के लिए डॉट नोटेशन यूज करते हैं। मैं डॉट लगाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा VS कोड इतना इंटेलिजेंट है कि खुद बता रहा है कि भाई इसके अंदर उसका एड्रेस पड़ा है, एज पड़ी है और नेम पड़ा है। ये कुछ एम ही उठा कर दे दिया उसने। तो यहाँ पे ये चीजें हैं जो चारों के चार ये प्रॉपर्टीज हैं। जो प्रॉपर्टीज होती है ना VS कोड, अगर आपने कोई और थीम यूज नहीं किया, वैसे सबके पास सेम ही होता है। ये ब्लू वाली जो चीज होती है ना, ये प्रॉपर्टीज दिखा रहा होता है। एक होता है मेथड। मेथड क्या होता है अभी उसकी बात करते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में से एक वे क्या है, हम इस तरह वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अभी इस कंसोल में मुझे जस्ट इस ऑब्जेक्ट में से ये वैल्यू मिलेगी, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। इसे देखने के लिए हम इसे रन करते हैं। गो लाइव पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा स्टार्टअप भी कर लेते हैं साइड बाय साइड, बार बार ना आना पड़े हमें। यहाँ पे कुछ ऐसे कर लो, कहाँ पे ले आओ, इस साइड पे, और यहाँ पे लाके हम VS कोड भी ले आते हैं और VS कोड भी साइड बाय साइड ओपन करते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे ही कर लेंगे कुछ ऐसा। सो इसके हम डेवलपमेंट मोड में चलते हैं। यहाँ पे आपको एक कंसोल दिख रहा होगा, कंसोल के सेक्शन में यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई इसे रीलोड कर लो एक दफा, तो एक्स वाई जी। तो ये इसने से क्या किया, उस ऑब्जेक्ट में से जस्ट वैल्यू गेट कर लिया। तो एक हमारे पास वे क्या है, हम डॉट नोटेशन को यूज करके क्या कर सकते हैं, वैल्यू गेट कर सकते हैं। जैसे मैं एज को गेट कर रहा हूँ, तो मुझे साथ में क्या दिखा रहा है, उसकी एज दिखा रहा है। लाइन नंबर क्या है, 16 से एज आ रही है कंसोल में, और लाइन नंबर 15 से उसका एड्रेस आ रहा है। तो एक हमारे पास वे हो गया डॉट नोटेशन। एक होता है हमारे पास इस तरह हम ब्रैकेट के साथ वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट किस तरह काम करती हैं, तो मैं यहाँ कंसोल को यूज करूंगा आउटपुट देखने के लिए। हम यहाँ पर्सन ऑब्जेक्ट को पढ़ा, मैंने ब्रैकेट्स यहाँ पे डिफाइन की। अभी फिलहाल इस ब्रैकेट में मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किसकी वैल्यू गेट करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास की, मैंने यहाँ पे उसने जैसे स्ट्रिंग पास, मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये वैल्यूज हैं जिन्हें आप गेट कर सकते हो, मैंने एज लिखा। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अगेन लाइन नंबर 18 से जो कंसोल जा रहा है, इनको आप कमेंट कर दो ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए। तो अभी ये कमेंट कहाँ से आ रहा है, इससे आ रहा है, और ये ऑब्जेक्ट में से आपकी वैल्यू गेट हो रही है किसकी, एज की, उस पर्सन की। तो दो वेज हैं, एक आप डॉट नोटेशन के साथ और एक ब्रैकेट के साथ आप क्या कर सकते हो, यूजर से वैल्यू गेट कर सकते हो। अभी हम आगे चलेंगे भाई, हम इसमें वैल्यूज को ऐड किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज ऐड कैसे होंगी, ठीक है, अपडेट कैसे होंगी, साथ में आप डिलीट भी कह लो कि हम इस ऑब्जेक्ट में से वैल्यूज को डिलीट किस तरह करेंगे। तो अभी हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हम इसी को एज अपना रखेंगे कि भाई इसी को यूज कर लो। अब आगे इसमें ऐड कैसे करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐड की बात है, मुझे यहाँ पे आपने पढ़ा था वेरिएबल्स के अंदर, हम वेरिएबल्स को कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बेहतर होगा मैं इसे क्या करूँ, लेट के साथ डिफाइन करूँ। ठीक है, लेट यहाँ पे, अब मैं इसमें से किसी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा हूँ, अपडेट करने वाला हूँ। तो क्या करूंगा, मैं इस पर्सन को पहले गेट करूंगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर्सन को गेट कर लिया, डॉट लगाया, इसकी मैं एड्रेस को अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं इसे एक नई वैल्यू असाइन करूंगा, और असाइनमेंट के लिए हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में एक ऑपरेटर पढ़ा था जो कि इक्वल का था। ये क्या होता है कि वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे जो भी टाइप मुझे असाइन करनी है, वैल्यू असाइन करनी है, वो यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा इन सिंपल। यहाँ मैंने इसकी वैल्यू कहता हूँ कि इसका जो एड्रेस है वो आप थोड़ा सा बेहतर लिख दो, लाहौर, पाकिस्तान। तो यहाँ पे अभी मैंने एक एड्रेस अपडेट कर दिया, और इसके बाद क्या करता हूँ, मैं इस पर्सन को यहाँ पे लॉग करवा रहा हूँ। लाइन नंबर 20 पे आप देखोगे मैंने क्या डिफाइन किया हुआ था, एड्रेस एक्स वाई जी, बट मुझे यहाँ पे एड्रेस से मिल क्या रहा है, लाहौर पाकिस्तान मिल रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू को अपडेट किया। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर उसको अगर नई वैल्यू असाइन करनी है, सबसे पहले उसकी वैल्यू को यहाँ पे गेट कर लो। अपडेट करने का एक और वे भी है, ये वे बहुत रेयर यूज करेंगे, एक अपडेटेड वे भी है, हम उसकी अभी क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले ऐसा है कि वालदा मेरे साथ यहाँ पास में कुछ चावल रखे गई हैं, मैं दो नवाले खाने से पहले कि मुझे डांट सुननी पड़े, 2 मिनट वेट कीजिएगा बस।
ओके, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर है सबको? जी सर। यहाँ पे आवाज खराब हो बता देना। ओके, सो अभी अभी मैंने यहाँ पे एक वैल्यू को अपडेट किया जस्ट, ठीक है। अगर मैं वैल्यू को डिलीट करना चाह रहा हूँ, डिलीट कैसे कर सकता हूँ? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपने करना क्या है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डिलीट का कीवर्ड डिफाइन करना है, और कुछ नहीं करना। और इसे बता देना है कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, इसमें से आप क्या करो, पर्सन के अंदर एक वैल्यू पड़ी है डॉट एड्रेस करके, इसको डिलीट कर दो। सो अभी आपके पास यहाँ हालांकि अपडेट हुई वैल्यू, रीड किया उसने, अपडेट भी हो गई होगी, बट इस लाइन पे आकर उसे एक नई इंस्ट्रक्शन मिली कि भाई यू टर्न लेना है, एड्रेस को डिलीट करना है। तो यहाँ पे आके आपने किया, उसको डिलीट कर दिया। तो डिलीट का कीवर्ड क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट में से उस एंटिटी को जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं ऐसे करता हूँ अभी क्या होगा, ठीक है। तो होपफुली जो हमें अनडिफाइंड कैसे एरर देना चाहिए, मैं इसी दफा रिफ्रेश ना कर लूँ, तो पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर रहा, तो उसको डिलीट करने के लिए हमें उसे वैसे रिमूव करना होगा। तो हम किसी एक सिंगल प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं एक सिंपल से कीवर्ड के साथ। तो अभी मेरे पास यहाँ आगे लाइन नंबर 26 पे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और उसके अंदर एड्रेस की हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और मिलता है जिसमें आपकी प्रोटोटाइपिंग होती है, वो सारी की सारी एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज और मेथड जो आप इससे अप्लाई कर सकते हो, है ना। अरे ऐसे बहुत ज्यादा मिलती है ऑब्जेक्ट, किसी कम में मिलेंगी, ये चीज है। आगे चलते हैं। ये तो होगी हमारे पास डिलीट की बात। अपडेट का हमें ये तो कर लिया कि भाई यहाँ पे अपडेट और डिलीट ये दो हमने देख ली, ठीक है। अब बात करते हैं ऐड की। इसमें अगर हमने ऐड करना हो तब क्या करें, इन सिंपल ये चीज है। तो ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक नई वैल्यू करोगे, डिफाइन कर सकते हो। एक एग्जाम्पल ले लो कि यहाँ अभी ईमेल नाम की कोई चीज नहीं है, इस ऑब्जेक्ट में ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपने कोई चीज ऐड करनी है ना, तो आप क्या करोगे, उस पर्सन ऑब्जेक्ट को पकड़ोगे, लेट्स सपोज उसमें ईमेल डिफाइन करने जा रहा हूँ, हालांकि एग्जिस्ट नहीं करती। अगर यहाँ पे आप इसे गेट करने की कोशिश करते हो तो आपको अनडिफाइंड देगा। यहाँ पे डॉट ईमेल लिखोगे, क्योंकि आपके पास ईमेल है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है, तो वो क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। तो अभी अगर मैं क्या करूँ, इसी पर्सोना को यहाँ से पकड़ता हूँ, कॉपी करता हूँ, और इसे यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट, एक वैल्यू असाइन कर दूं। अगर मतलब क्या है कि मैं पर्सन के अंदर एक ईमेल का डिफाइन करने जा रहा हूँ, उसकी वैल्यू क्या होगी, abc@gmail.com। तो मैंने खुद से एक मेल डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे अभी आपको एक ईमेल है, तो ये तो आपने वैल्यू ऐड कर दी। ये तो सारी चीजें डायरेक्ट होती हैं, ठीक है। अब एक और भी हमारे पास लेटेस्ट अप्रोच आती है, ठीक है। वो ES6 में यूज होगी। ES6 हमें एक लेटेस्ट अप्रोच देता है सेपरेट ऑपरेटर के साथ। तो सेपरेट ऑपरेटर के साथ भी हम ये सारा काम कर सकते हैं, डिलीट वाला काम नहीं, अपडेट और क्रिएट वाला काम, ये चीज है। डिलीट करने के लिए आप ऐसे यूज करोगे। अब वो कैसे है, मैं यहाँ पे आया क्या, मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट न्यू ऑब्जेक्ट ओबीजे, और यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट कॉल कर दिया। अब रेफरेंस लेता हूँ इसके अंदर इसी ऑब्जेक्ट का, यहाँ मैंने रेफरेंस ले लिया। तो आप देखोगे अगर मैं इस न्यू ओबीजी को कंसोल कर रहा हूँ तो इसकी शैलो कॉपी क्रिएट करेगा, और हमें एज इट यहाँ पे पर्सन के अंदर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट दे रहा है। और इसी में अगर गेट भी कर लूँ, यहाँ पे सॉरी, डॉट पर्सन, तो मुझे वो वैल्यूज दे रहा है एज इट, है। तो अब इसमें अंदर एक वैल्यूज हमारी होल्ड हो रही है। अगर मैं इसमें वैल्यूज को स्टोर करवाना मतलब अपडेट या नई ऐड कर रहता हूँ, फिर क्या करूंगा, तो यहाँ पे आप सेपरेट ऑपरेटर का यूज करोगे। मैंने यहाँ 3 डॉट लगाए, और अभी आपको यहाँ कह रहा है कि भाई अनडिफाइंड ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसको हटाना होगा आपको, क्या। तो आपके पास एज इट वही मिल रहा है, मुझे डी स्ट्रक्चर करना नहीं पड़ा, तो एज इट वही वैल्यूज मिल रही है। बट अभी यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ, ठीक है, और इसे कहता हूँ कि भाई जो इसमें एड्रेस है ना, उसे क्या कर दो आप, यहाँ पे
लाहौर हाइफन लाहौर हाइफन कर दो पाकिस्तान, है ना। तो अभी आपके पास न्यू ओबीजी में वही ऑब्जेक्ट दोबारा मिल रहा है, बट उसमें जो वैल्यू हमारे पास एड्रेस है वो अपडेटेड है। ऐसे ही अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो, अपडेट भी कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, सेम एक लाइन में काम कर लो चाहे, लेकिन यहाँ मैं कहता हूँ कि अब इसमें ईमेल नाम की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो सिंपल यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ईमेल का एक की वैल्यू पेयर ऐड कर दोगे। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको अपडेट करेगा। अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, उसने एक एम्प्टी एंटी ऐसे यहाँ पे ऐड कर, जो भी आप उसकी वैल्यू डिफाइन करना चाह रहे हो वो यहाँ पे डिफाइन कर दो। तो यहाँ पे अगर ईमेल इस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट कर रहा होता, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आके अभी आपको मिल रहा है ABC, ठीक है, मैंने यहाँ पे साइन किया। अगर मैं यहाँ पे एक ईमेल ले रहा हूँ और ईमेल में वैल्यू खुद से असाइन कर रहा हूँ, वैल्यू क्या है हमारे पास, वैल्यू है जी XYZ एट द डॉट। तो यहाँ पे अगेन वही आउटपुट है। अगर मैं इसको हटा भी दूं, यहाँ पे कट कर रहा हूँ फिलहाल, आप देखोगे कि मुझे यहाँ पे ईमेल मिल रही है, बट वो ईमेल क्या है, वो जो मैंने ऑब्जेक्ट में डिफाइन किया है। अब मैं उसी की हमारी होती है, जो ये हमारे पास इस सेमी जो हमारे पास ये है ना कॉलन है, इसके जो लेफ्ट साइड में चीज मिल रही है ये हमारी की है, और राइट साइड में जो है ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कर रहे की वैल्यू पेयर बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है की वैल्यू पेयर्स का। तो ये भी एक हमारे पास की वैल्यू पेयर है, ये भी की वैल्यू पेयर है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो की वैल्यू पेयर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, इन सिंपल। तो यहाँ पे अगर मैं डीस्ट्रक्चर करता हूँ ईमेल को और वैल्यू असाइन कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू अपडेट मिल जाएगा। अगर यहाँ पे ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो क्या करेगा, इसमें नई एंटिटी ऐड कर देगा खुद से, जो आपको यहाँ पे एज दिखाई दे। तो इस तरह ये हमारे पास लेटेस्ट अप्रोच कह लो कि हम जो ES6 है कि हमें वो डीस्ट्रक्चरिंग और सेपरेट ऑपरेटर का यूज करना देता है। सेपरेट ऑपरेटर क्या है कि हमारे पास 3 डॉट्स होते हैं जिसे हम डीस्ट्रक्चर करने के लिए यूज करते हैं, जो प्रीवियस वैल्यूज को एज इट होल्ड कर रहा होता है, और जो वैल्यू हमने अपडेट करनी है या नई ऐड करनी है वो हम उसमें इस तरह डिफाइन करते हैं। तो यहाँ बेसिकली मैं एड्रेस को इसमें से डीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, नई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ऐसे ही ईमेल को ये उसमें डिफाइंड नहीं है बट यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इन सिंपल इस तरह भी आप कर सकती हो, एक ऑब्जेक्ट को अपडेट और यहाँ पे क्या कहते हैं अपडेट और ऐड कर सकते हो। रीड के लिए आप यही यूज करोगे कि आप उसकी एंट्री को गेट करोगे और डिलीट का कीवर्ड लगाओगे। इन सिंपल ये हमारे पास ये कुछ चीजें हैं। ऑब्जेक्ट ना डिफाइन है, एरर दे रहा है हमें, तो उसको हम ठीक करें। सो यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। सर ये सेपरेट ऑपरेटर यूज करने के लिए वेरिएबल असाइन करना जरूरी है? हाँ, आप ऐसे कह लो कि कहीं ना कहीं वैल्यू का आपको स्टोर करवाना पड़ता है किसी ना किसी में, रेफरेंस चाहिए होता है ना वहां पे आपको। और सर जब हम इन सब वैल्यूज को डायरेक्ट ऐड डिलीट और अपडेट कर सकते हैं, तो फिर हम ये वाला मेथड क्यों यूज करेंगे? अब मैं आपसे यूज केस लेता हूँ। अभी आप एक इनपुट्स हैं, 10 इनपुट फील्ड है, ठीक है। तो मैंने यही डिफरेंस देखा था, रिएक्ट की क्लास में पढ़ा रहा था, शायद सेक्शन 1 को, वहां पे हमने यही काम किया था। लेकिन जब हम विद आउट सेपरेट ऑपरेटर करते हैं ना, तो ये चीज अचीवेबल नहीं है। अब इसको प्रॉपर डिफाइन करने के लिए मुझे उस रिएक्ट के प्रोजेक्ट में जाना होगा, वहां पे जाके मैं जरूर दिखा सकता हूँ, बट वो टाइम लगेगा। लेकिन ये कह लो कि हाँ, अगर फॉर्म है उसमें आपने नेम को फिल किया, ईमेल को फिल किया और पासवर्ड को फिल कर रहे हो, आप चाहते क्या हो कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी वैल्यू जो फिल कर दी है वो एज इट रहे, ठीक है। बट आप क्या चाहते हो, उसमें नेम जो पासवर्ड है ना वो अपडेट हो जाए, हो गया काम। बट दोबारा आपने सोचा कि नहीं, मैंने तो नेम गलत लिखा है, आप उसको चेंज करना चाह रहे हो और बाकी वैल्यूज को एज इट रखना चाह रहे हो, तो फिर वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ सेपरेट ऑपरेटर है जो बेहतर अप्रोच दे सकता है। या फिर अदरवाइज में मैप है, वो एक अलग कंफ्यूजन और अलग चीज हो जाती है कि मैप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो बेहतर जो अप्रोच है वो सेपरेट ऑपरेटर ही है इस केस में। तो अभी मैं वो रेप का सारा ओपन नहीं करना चाह रहा कि मैं वहां जाके वो पूरा, क्योंकि आधा घंटा लग गया ना उस पर, उसको दिखा दो। वहां पे हमने लास्ट में उसमें क्रिएट की थी, बट जैसे रेप पे जाएंगे तो ये दोबारा फॉर्म पे काम करेंगे।
ये यूज केस आएगा दोबारा भी जरूरत है। चलो अभी आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं। तो हम यहाँ तक अभी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना देख। इससे पहले अब मैं बात करूंगा कि मेथड्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा था, मैं कह रहा था कि अरेज के मेथड्स। आप ये समझ लो कि अरे एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एसोसिएटेड चीजें हैं। आलिया का हैंड रेज है। आलिया, कुछ सवाल है आपका? आपने हैंड रेज किया था। ओके, चलो करते हैं। अब मेथड्स क्या होते हैं? आपने यहाँ पे ये पर्सन का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। मैं दोबारा यहाँ से कट कर रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया वो, यहाँ पे आके रीडिफाइन कर। अब इसमें मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। आप कह लो कि आप इन सब की बेसिस पे ना कोई मैसेज दिखाना चाहते हो, बट वो फंक्शन में हो, एक खुद से डायनामिक चीज जनरेट हो रही हो, और आप वहां पे फंक्शन यूज करना चाह रहे हो। ठीक है। तो इन सिंपल, अब अगर आपने इस तरह का काम करना है तो आप क्या करोगे, एक की डिफाइन कर लो। अब क्या है कि मैसेज के नाम से मैं यहाँ पे एक की डिफाइन करता हूँ, इसकी जो वैल्यू सेंड कर रहा हूँ ना, वो एक फंक्शन। अब इस फंक्शन में मैं चाहता हूँ कि भाई जब भी ये रन हो, मैं इस ऑब्जेक्ट में से जब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाऊं तो ये करे क्या। सो ये करेगा क्या, हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा कंसोल के अंदर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसोल में मैसेज दिखाना चाह रहा हूँ। मैसेज क्या होगा, कोई एक हमारे पास स्ट्रिंग होगी। कह रहा हूँ कि वेलकम। अभी एक ट्रेडिशनल वे यूज करता हूँ जो पहले यूज करते थे, ये 6 से पहले, और यहाँ पे कहते हैं उसका नाम आ जाए, यहाँ पे कॉमा लगा देना और स्पेस, और यहाँ पे दिस डॉट, यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है हमारे पास। यही डिफरेंस है। एक हमने भी डिफाइन किया, ये क्या है, हमारे पास एक ट्रेडिशनल फंक्शन है, एरो फंक्शन नहीं है। और हमें इसके अंदर ना ये दिस यूज करना पड़ता है कि भाई ये दिस क्या होगा, इसके अंदर दिखेगा। ये बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के स्कोप में देख रहा है चीजों को, तो इसे यहाँ पे दिस करके बाहर नहीं मिल रही वो चीज। तो दिस डॉट नेम जो भी यहाँ पे होगा वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा वेलकम के साथ। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आप एग्जीक्यूट किस तरह करवाएंगे? सबसे पहले आपके पास क्या है कि आपने कोई भी वैल्यू जिसे आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैं ऑब्जेक्ट को गेट करता हूँ, कंसोल लॉग लगाओ। ठीक है। लॉग, यहाँ पे मैंने पर्सन को गेट किया, और पर्सन के अंदर हमारे पास यहाँ पे आपको एक मैसेज करके चीज मिल रही है, मैंने यहाँ पे से गेट कर दिया। अब ये क्या है, एक फंक्शन है। फिलहाल आप जाके इसे डायरेक्ट यूज करते हो तो आपको एज ए फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, जो उसका सिंटैक्स है। बट फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो जैसे ही मैं उसे कॉल करता हूँ तो आपको कह रहा है भाई वेलकम इमरान खान। अब ये कर क्या रहा है कि यहाँ पे जब इस तरह का बिहेवियर होता है कि जब एक फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की एज अ वैल्यू डिफाइन किया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम मेथड कॉल करते हैं। तो पर्सन का ये जो हमारे पास यहाँ फंक्शन डिफाइन है, ये क्या हो गया, मेथड हो गया। तो ऐसे ही समझ लो कि अरेज का एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर सारे के सारे एसोसिएटेड जो चीजें हैं, मैप, वीडियोस, जो सारे हमने पढ़े थे, फाइंड पढ़ा था, वो उसके मेथड्स हैं। और मेथड कब बनता है, जब एक ऑब्जेक्ट की के अंदर आप उसके कर रहे हो वैल्यू डिफाइन कर, है ना। तो बेसिकली ये चीज है। तो मेथड कौन सी है, बाय डेफिनेशन और एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया कि हम इससे पहले बहुत मेथड मेथड करते रहे हैं। तो इस तरह की चीज, अब यहाँ पे आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, कोई भी चीज जो आप बनाना चाहो यहाँ पे। पर ट्रेडिशनल में हमें ये दिस लगाना पड़ता है, और एरो फंक्शन में हमें दिस की जरूरत नहीं होती। ठीक है। आगे चलते हैं। अभी इसके अलावा अब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर ना मैप किस तरह कर सकते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट पे ही हैं, जो कि हमारा पहला टॉपिक है, हम उसको मैनिपुलेशन को ही देख रहे हैं डिटेल के साथ।
यहाँ पे अगर मैंने इसको मैप करना हो तो मैं किस तरह मैप करूंगा, सिंपल सी चीज। तो हमने मैं एक पढ़ा था फॉर लूप, तो हम फॉर लूप की हेल्प से यहाँ पे इसे मैप कर सकते हैं। मैं फॉर डिफाइन करता हूँ और फॉर लूप के लिए मैं कहता हूँ कि लेट, ठीक है, की इन, यहाँ पे कहता हूँ कि भाई पर्सन। अब करेगा क्या कि ये फॉर लूप चलेगा हर एक की के लिए और हर दफा हमें इसकी की रिटर्न करेगा। यहाँ पे इसकी 4 की डिफाइन है, तो 4 दफा यहाँ पे क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। सबकी साइड पे आवाज कट हो रही है, साथ सवेर। सर कभी कभी हो रही है बीच बीच में, अभी तो नहीं हुई। अभी तो नहीं हुई सर, अच्छा, क्लियर है। शायद नेटवर्क का इशू होगा। ओके, अभी आवाज क्लियर है ना सबको? यस सर। जी सर। ओके, हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट में देखेंगे कि हमने 4 दफा क्या हो गया, हमारे पास वो एग्जीक्यूट हो गया खुद से। बट हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास चीज है ना, वो 4 दफा चल रही है, इसको यहाँ पे हटा दो। यहाँ से बेसिकली चल रहा था, यहाँ पे आए हम। तो अब यहाँ पे फॉर लूप जो है हमारे पास कुछ तरह से काम करेगी। यहाँ पे जब भी ये हर ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा, जब तक इसमें कीज आती रहेंगी, की में क्या मिलेगा, नेम, एज, एड्रेस और मैसेज मिलेगा मुझे। मैं यहाँ पे कंसोल लॉग लेता हूँ, ठीक है, और कंसोल लॉग में आके यहाँ पे की को जस्ट यहाँ पे अगर कंसोल करवाऊं, तो आप क्या देख रहे हो, उन कीज के नेम देख रहे हो। अभी आप वेज पढ़ के आए थे कि हम ऑब्जेक्ट में से कितने वेज के साथ वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि ये एक ब्रैकेट की आपने वे पढ़ा था, ये ब्रैकेट वे यहाँ पे अब यूज होगा ज्यादा बेहतर अप्रोच के साथ। अगर यहाँ पे आप क्या करो, पर्सन ऑब्जेक्ट को पकड़ो और उसके अंदर उसकी की को पास कर दो। इसका मतलब क्या है कि आपने वहां पे एज अ स्ट्रिंग, जैसे मैं यहाँ पे पास करूँ एज, जस्ट लाइक इट, तो हमारे पास एज आ जाएगी। बट मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बार बार डिफाइन ना करना पड़े, कल को डायनेमिकली कोई फंक्शन चल रहा है उसमें और वैल्यूज ऐड हो रही हैं, वो खुद से प्रिंट हो जाए। तो मैंने फॉर लूप लगाया और यहाँ पे पर्सन के अंदर उसकी जो की आई ना, की को मैंने फॉर लूप से पकड़ा और यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब देख रहे हो आप यहाँ पे आके, ये हमारे पास वैल्यूज ऑब्जेक्ट यहाँ पे चल रही है, लेकिन जो लास्ट में था फंक्शन था वो एज इट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कंडीशनल भी रन करवा सकते हैं और भी बहुत से इसमें अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, जितना इसमें नेस्टेड चल जाता है। ऐसा नहीं है, आप इसकी वैल्यूज को भी गेट कर सकते हो डायरेक्ट इसी तरह। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यूज को भी गेट इस तरह कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप क्या उसमें यूज केस क्या है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करेंगे। जो हमारे यूज केस के लिए ज़रूरी है वो यही चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना आना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपने प्रॉपर्टीज को एक्सेस किस तरह करना है, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को ऐड, अपडेट और डिलीट कुछ प्रॉपर्टी को करना हो तो किस तरह कर सकते हैं, यही मेन चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी है। उसके फिर हमने इसके लिए 2 अप्रोच यूज की थी यहाँ पे कि ये डॉट रोटेशन के साथ, फिर हमने सेपरेट ऑपरेटर के साथ यूज करना और ऐड करना सीखा यहाँ पे। और अभी हम उसमें अगर मैप वाला काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये भी एक वे है जिसमें क्या करते हैं कि हम ये चीजें यहाँ पे ले लेंगे इन सिंपल। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स की कहानी है, उसकी मैनिपुलेशन की कहानी है। होपफुली ये क्लियर होगी और याद रखेगा ये बहुत मेजर सी चीज है जिसे हम आगे बार बार यूज करते रहेंगे। आई थिंक तो स्मिथ का नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है, वो बार बार ज्वाइन कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है। ओके जी, आगे हम मूव ऑन करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो अभी हम देखेंगे वो है फंक्शंस का, कि भाई फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरह काम करते हैं, तो इसकी बात करेंगे अभी यहाँ पे हम। सबसे पहले एक हमारे पास ट्रेडिशनल फंक्शन है। ठीक है, ट्रेडिशनल फंक्शन क्या है, जो कि ES6 से पहले, तो उसकी हम डिक्लेरेशन की बात करते हैं। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हो आप, यहाँ पे आप फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हो। ठीक है, जैसा कि मैं टॉप पे आता हूँ, फंक्शन डिक्लेरेशन की बात करता हूँ, यहाँ पे कमेंट ऐड करते हैं और यहाँ कहते हैं कि फंक्शन FUNCTION डिक्लेरेशन।
तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए आप करते हैं क्या हो पे, आप फंक्शन का कीवर्ड लिखते हो और इसके बाद एक फंक्शन का नाम बताते हो कि भाई ये फंक्शन करेगा क्या। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये वैल्यूज को ऐड करेगा, तो आपने ऐड के नाम से एक फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर आपने यहाँ पे ये हमारे पास एक फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन हो गया, जो बाई नेम है। तो इसे आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करवा सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे फंक्शन लाइन नंबर 50 पे क्या हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, और लाइन नंबर 52 पे क्या कर रहे हो, आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब कॉल कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। अभी फंक्शन के बाद अब फंक्शंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस हो सकती हैं कि भाई फंक्शन एक्सप्रेशन बेसिस क्या काम करती है कि कोई भी वैल्यूज की बेसिस पे आपको कोई वैल्यू, कोई डिसीजन या कोई एनालिसिस निकाल के कुछ ऐसी चीज दे रहा हो, कुछ आपने काम करना हो, बेसिकली कोई एग्जीक्यूशन करवानी हो, वैल्यूज को अपडेट करवाना हो, कुछ तरह का काम करना हो। मैं कहता हूँ कि जो फंक्शन है जब ये एग्जीक्यूट होगा तो दो पैरामीटर लेगा ऐड के लिए, या मल्टीपल भी हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है यहाँ पे। और आप सिंपल अभी यहाँ पे से कुछ ना कुछ यहाँ पे फंक्शन क्या करना, रिटर्न करता है, तो आप रिटर्न का कीवर्ड यूज कर लो। अगर आप यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ कि ए प्लस बी कर दिया आपने, ठीक है। सो यहाँ पे आप आए, आपने कंसोल लॉग के आउटपुट देखनी है ना, तो आपने यहाँ पे क्या किया, इसको कॉल कर लिया। तो अभी आप कंसोल में जाकर देखते हो कि हमें रिटर्न क्या कर रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। अनडिफाइंड क्यों दे रहा है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल फंक्शन है बाय डिफॉल्ट खुद से रिटर्न नहीं करेगा, बताना पड़ेगा हमें बहुत सी दफा कि भाई यहाँ पे ये चीज मैंने रिटर्न करनी है। और अभी दो चीजें हैं अनडिफाइंड की, कि मैंने यहाँ पे कुछ पास ही नहीं किया, पैरामीटर यहाँ से आर्गुमेंट भेजूंगा। मैं कहता हूँ 1 और 2 के करो, यहाँ पे पास कर दो। तो अभी मुझे पैरामीटर दे भी आर्गुमेंट दे रहा हूँ, जहां से हम कॉल करते हो चीजें भेजते हैं वो आर्गुमेंट होते हैं। जहां पे फंक्शन को मैंने जहां पे डिक्लेयर किया हुआ, जहां पे वो रिसीव कर रहा है, ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं। बाय नेम भी दिखा रहा है, टॉप पे लिखा रहा है, ये क्या है, पैरामीटर एक हमारे पास है। और यहाँ से हमारे पास जो जा रहे होते हैं ये क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं। सो अभी अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करूँ रिटर्न का, तो होपफुली इन दोनों का सम निकाल के मुझे देगा, जो कि अभी क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो सम टाइम इस तरह का आपको इशू देखने को मिलेगा एग्जीक्यूशन में। आप देखोगे कि भाई मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, बट ये कुछ मुझे रिटर्न क्यों नहीं कर रहा, अनडिफाइंड क्यों दे रहा है। तो मतलब क्या है कि भाई बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ से ये चीज आपने रिटर्न करनी है। तो फंक्शन के अंदर से एक दो चीजें हैं, अगर बाहर आना हो तब भी आप रिटर्न लगा दोगे, इस फंक्शन से बाहर चला जाएगा। अगर इस रिटर्न के बाद मैंने कुछ यहाँ पे डिफाइन किया कंसोल लॉग, ठीक है, तो वो काम ही नहीं करेगा, उसने दिखा रहा है कि ये हाईलाइटेड नहीं है। तो उस ऑब्जेक्ट में जहां पे रिटर्न आ गया उसके बाद कुछ भी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्या कर देगा, ये आउट कर देगा। तो ये चीज है, तो एक तो उसको फंक्शन के अंदर से आउट करने के लिए भी आप यूज करते हो, और दूसरा यहाँ पे करते हो आप उसे कोई वैल्यू रिटर्न करनी हो इस फंक्शन के अंदर से, ऑन द बेसिस ऑफ सम कैलकुलेशन या कुछ भी काम कर रहे हो, तो आप रिटर्न का कीवर्ड लगा के उसे निकाल सकते हो। यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, एक यहाँ पे एक्सप्रेशन है जो दो वैल्यूज को ऐड कर रही है, इसका सब्ट्रैक्शन करवा लो, मल्टीप्लिकेशन करवा लो, या कोई भी एक कॉल में डेटा मैप करवा लो, आप कोई भी काम कर सकते हो एज सच। अब इसी के साथ हमारे पास एक अपडेटेड वे मिलता है, ठीक है। मैं यही काम दोबारा करता हूँ यहाँ पे आके, इसमें कंसोल को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अभी यहाँ मैं कहता हूँ कि लेट ऐड, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये डिफाइन किया, ये क्या है, एक एरो फंक्शन है, एक स्मार्ट वे कह लो हमारे पास फंक्शन को डिफाइन करने का, और जो किससे मिलता है हमें, अपने ES6 के अंदर मिलता है हमें, सिर्फ और सिर्फ। तो इसमें डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल फंक्शन से, आपने टॉप पे देखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने एज अ मेथड यूज किया था, तो मैंने यहाँ दिस का कीवर्ड लगाया था। तो बेसिकली से पता फंक्शन में कि क्या चल रहा है, ठीक है। अदरवाइज से समटाइम जब ऑब्जेक्ट में काम करिए तो नहीं पता चलता, बताना पड़ता है कि अंदर ही पड़ा है, बाहर से नहीं पड़ा कोई, नहीं इसी के अंदर वैल्यू उसको पकड़ना है आपने। तो अभी यहाँ पे एरो फंक्शन में आप फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे अब ये भी करेगा, आपको दो पैरामीटर ले लो ए और बी, आपने यहाँ पे ये दो पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब इनकी बेसिस पे आप जो टॉप पे काम कर रहे हो वहां पे कर रहे हो, आप वैल्यूज को करवा रहे हो, ऐड करवा रहे हो। मैं कहता हूँ कि भाई वही काम यहाँ पे कर लो, या सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐड का नाम रखा तो ऐड ही करवा लो, ए प्लस क्या कर दो, ए प्लस बी। तो बेसिकली एग्जीक्यूट हुआ, तो इसके अंदर हमारे पास का सिंटेक्स में यहाँ पे गलत हो गया, ये कुछ इस तरह से आएगा।
तो अब क्या कर रहा है, यहाँ पे ये पैरामीटर्स आ रहे हैं और यहाँ ये इट सेल्फ क्या करता है, कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, डन है। तो हम यहाँ पे इसको मैं लॉक करता हूँ, सिंपल सा, मैं इसको जस्ट यहाँ पे ऐड करके कुछ इस तरह से मैंने पास किया, मैंने कहा 1 और 4। तो ये मुझे क्या कर रहा है वहां पे, अभी एक एरर दे रहा है कि भाई अनडिफायर एड इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे भी दो चीजें हैं, इसे ही पहले क्लोज करता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। तो अभी मुझे वैसे तो कह रहा है कि भाई अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों कह रहा है, ये तो गलत चीज है। इसे तो चाहिए था कि भाई कुछ ना कुछ मुझे रिटर्न यहाँ पे करता। और अनडिफाइंड आने की रीजन क्या है, इसकी रीजन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं उसके ऑब्जेक्ट में चला गया। तो अभी यहाँ पे मुझे रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर जाके मुझे बताना पड़ता है कि भाई कहाँ से आ रहा है, क्या चीज रिटर्न कर रही है। तो एरो फंक्शन डायरेक्टली तो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए था, ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो उसका यूज केस और चेंज हो जाएगा। खैर आगे जाके हम उसको मल्टीपल वेज में यूज करेंगे एरो फंक्शन को, तब वहां पे दोबारा भी देखेंगे। क्योंकि जो वैल्यू है वो एज अ ऑब्जेक्ट नहीं है, एज सच कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मुझे चाहिए सिंपल उसकी वैल्यू स्टोर्ड चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो एक स्मार्ट वे है डिफाइन करने का फंक्शन को, वो एरो फंक्शन है। और ज्यादा हम आगे जाके ट्रेडिशनल फंक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे। डॉम मैनिपुलेशन तक तो ट्रेडिशनल को यूज करेंगे, बट जैसे ही रिएक्ट पे आएंगे तो वहां पे आके ट्रेडिशनल फंक्शन का काम खत्म, उसको यूज नहीं करेंगे। कहीं रेयर यूज किया तो किया, वरना हम अपडेटेड वे जो लेटेस्ट अप्रोच हमारी एरो फंक्शन की है, इसे ही हम क्या करेंगे, चूज कर रहे होंगे। डन है, आगे चलते हैं। अब ये दो फंक्शन मैंने डिफाइन किए, इन दोनों फंक्शन का कोई ना कोई नाम था, यहाँ भी ऐड है यहाँ भी ऐड है। ये हमारे पास दोनों फंक्शन क्या हैं, डिफाइन फंक्शन है। कुछ होते हैं एनोनिमस फंक्शंस, मतलब जिस फंक्शन का कोई नाम ना हो तो वो हमारे पास कहलाते हैं एनोनिमस फंक्शंस कहलाते हैं। और ये एनोनिमस फंक्शन यूज कब होते हैं, जब हमने किसी दूसरे फंक्शंस के अंदर एज अ कॉल बैक पास करना हो। एक नई टर्म है कॉल बैक। कॉल बैक क्या होता है कि आपने एक फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट किसी फंक्शन को भेजा और उस फंक्शन में जाके वो यूज हो रहा है। तो ये जो प्रोसीजर बिहेवियर है, इसे हम कॉल बैक का नाम देते हैं। ठीक है, मतलब एक फंक्शन कहीं बाहर डिफाइन है बट दूसरे फंक्शन के अंदर जाके कॉल हो रहा है, तो वो क्या होगा, उसमें कॉल बैक कहलाएगा। पहले वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके अंदर जाके जिस लाइन पे डिफाइन किया वहां पे जाके वो बाहर का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारे पास जो वे होता है ना, ये हमारे पास कहलाता है कॉल बैक। इसके लिए हम यहाँ पे एक अभी एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे कॉल बैक किस तरह बनेगा और किस तरह काम करेगा, ताकि कंसेप्ट हमारा क्लियर हो। मैं फिलहाल एक यहाँ पे कोई भी कह लो कि फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास फंक्शन आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे कहा कि एक हमारे पास फंक्शन बनाओ और फंक्शन का नेम क्या हो, ग्रेट, ग्रीटिंग करनी है, कोई आपको मतलब वेलकम करना है, कुछ इस तरह का मैसेज दिखाना है। तो ग्रेटिंग यूजर या ग्रेट यूजर करके आप दिखा लो कि भाई आपने तारीफा करनी है बड़ी बड़ी इसकी, और कुछ भी नहीं, ग्रेट यूजर। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ बेसिकली, और इसके अंदर यहाँ पे इसका सिंटैक्स कंप्लीट करता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे मैंने बात की थी कॉल बैक क्या होगा, मतलब इसके पैरामीटर में कोई फंक्शन डिफाइन करता हूँ जो भी आएगा, आया नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि भाई ग्रेट एफ एन यहाँ पे क्या है, एक दो पैरामीटर्स लेगा और इसमें एक नेम लेगा। इस नेम की बेसिस पे अभी यहाँ पे मैं फंक्शन भेजूंगा, अभी भेजा नहीं है मैंने। ठीक है, उसका पहले ही फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। सो इसके अंदर बेसिकली मैं कहता हूँ कि जब भी आएगा तो ये जो कॉल बैक है ना, इसके अंदर यहाँ पे आके क्या होगा, कॉल होगा। और इसके अंदर मैं इसी की वैल्यू क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, यहाँ से एज अ आर्गूमेंट। ठीक है, अभी मैंने ये डिफाइन नहीं किया, अब मुझे डिफाइन करना होगा। अब होगा क्या, इस फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होंगी। मतलब अगर मैं इसकी एग्जीक्यूशन करवाना चाह रहा हूं, ठीक है, अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो दो चीजें डिफाइन करनी होंगी। एक क्या होगा, हमारे पास ये ग्रेटिंग का फंक्शन होगा। ठीक है, तो कह लो कि भाई लेट, एक फंक्शन बनाओ पहले बाहर, उसका नेम दे लो, या लेट के साथ बना लो, या कोई डायरेक्ट आप इसे बनाते हो कॉन्स्ट, इसमें आप कोई ट्रेडिशनल फंक्शन रख लो या कोई भी फंक्शन रख लो, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई मैं एरो फंक्शन के नाम से यूज कर रहा हूँ, से नेम करके मैंने एक फंक्शन बना लिया यहाँ पे। ठीक है, ये करेगा क्या
इससे जो भी कुछ इसमें अंदर आएगा पैरामीटर में, मैं जैसा कि यहाँ पे नेम को रिसीव कर रहा हूँ और ये क्या करेगा, हमें कंसोल करवा देगा उसकी वैल्यू को जो भी होगी, और मैं एज इट नेम को यहाँ पे कंसोल करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी चीज अब जाके क्लियर होगी। अब मैं जो टॉप पे फंक्शन बनाया था ना, इसको कॉल करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया, किसी कंसोल में कॉल करवा लो ताकि आप आउटपुट भी देख पाओ। यहाँ पे आप कंसोल लॉग डिफाइन कर लो। यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, किस फंक्शन को, ये टॉप पे है, तो ये यहाँ पे 2 पैरामीटर लेगा। मतलब मुझे यहाँ पे 2 पैरामीटर भेजने हैं। पहला क्या होगा, फंक्शन होगा। मेरा फंक्शन ये डिफाइन है, मैंने यहाँ से कॉपी किया, एज अ आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दिया। दूसरा क्या था, नेम लेगा। नेम मैं कोई बता देता हूँ, जैसा कि क्या है कि भाई हेलो हसन, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइन नंबर 65 पे यहाँ पे आके ये फंक्शन रन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, बट यहाँ पे कंसोल लगा हुआ था उसके अंदर। तो यहाँ पे आके मुझे कह रहा है लाइन नंबर 65 पे भाई यहाँ पे नेम प्रिंट हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे 2 कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे अगर आप इसको देखते हैं। ये 2 अलग अलग फंक्शन हैं, बट से हेलो को मैंने इस फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट भेजा। ये यहाँ से गया, तो आर्गुमेंट आपने डिफाइन किया, तो पहला फंक्शन था, तो उसके लिए आप पहला कुछ भी रख लो, नेम यहाँ पे कुछ भी रख लो। अगर यहाँ पे आप रखोगे ना ABC, तो आपको यहाँ पे ABC को कॉल करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस मैटर करता है कि आप किस सीक्वेंस में भेज रहे हो। आउटपुट अभी भी सेम है, हालांकि ये नेम नहीं है फंक्शन का। पैरामीटर का नेम आप कोई भेज लोगे, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस यहाँ पे वही भेजोगे। पहला जो है वो पहला, फिर अगर यहाँ फंक्शन है तो फंक्शन भेजोगे, दूसरा नेम है तो आप यहाँ पे नेम भेजोगे। अगर मैं इनकी सीक्वेंस चेंज कर दूंगा तो मुझे आउटपुट वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वहां पे डिफाइन क्या है कि भाई जो पहला है वो फंक्शन है, और सेकंड क्या है, यहाँ कह रहा है कि भाई ABC इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये नेम भेजा, और नेम को तो हम इस तरह कॉल नहीं कर सकते, ये फंक्शन ही नहीं है। क्योंकि फंक्शन को इस तरह कॉल कर सकते हैं, तो सीक्वेंस को आपने ख्याल रखना है। बट मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्रीटिंग फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन एज अ आर्गुमेंट पास किया, और उस फंक्शन में जाके वो कॉल हो रहा है। तो ये जो कॉल किया, इसे कहते हैं कि यहाँ से हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज अ कॉल बैक भेज रहे हैं। डन है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको इन सिंपल ये भी लिख सकता हूँ, इस तरह से मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ, और डायरेक्ट यहाँ पे ये पास करता हूँ। जो यहाँ पे ये फंक्शन यूज हुआ, इसका कोई नाम है, कोई भी नाम नहीं है, जस्ट एक एरो फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन अब यहाँ पे जा रहा है, ये क्या है, हमारा एक एक एनोनिमस फंक्शन भी है, ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन है फंक्शन ही। तो ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो, उसे हम एज ए एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। और इस तरह के फंक्शन को हम, आपने देखा था, हमने यही बात पहले भी की थी जब मेथड्स की बात कर रहे थे, तो मैं वहां पे कहता था कि आपने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन भेजना है। तो कॉल बैक क्या भेज जाता था, हमारे पास एक एनोनिमस फंक्शन ही होता था जो उसके अंदर जाके कॉल हो रहा होता था। मतलब अगर आप बात करो मैप की, मैप क्या था कि इटसेल्फ एक हमारे पास मेथड था, और उसके अंदर जाके हमारा एक और फंक्शन कॉल होता था, जिसका मैं सिंटैक्स यहाँ पे दिखाऊं आपको। आपने लिखा था कि यहाँ पे मैप, ये ऑलरेडी फंक्शन था, मैंने यहाँ पे इसी तरह इसको कॉल किया, और मैप के लिए मुझे यहाँ पे एक और फंक्शन भेजना पड़ रहा था, यहाँ से जो भी काम करवाता था, यहाँ पे डिफाइन करता था। तो यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन ही जा रहा होता था, एज अ कॉल बैक उसके अंदर जाके कॉल हो रहा होता था वहां। बट मैंने इसको इतना डीपली बात नहीं की थी, क्योंकि हम वहां पे अरेज के मेथड को डिफरेंशिएट कर रहे थे। बट यहाँ पे जानना जरूरी है कि कॉल बैक को आगे हमने यूज करना। और तो भाई कॉल बैक होता क्या है कि जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में जाके आप कॉल करवा रहे हो, और एज अ आर्गुमेंट भेज रहे हो, या एज अ पैरामीटर रिसीव कर रहे हो, ये भी कह लें आप, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा। तो ये जो आगे वाले आने वाले टॉपिक्स है ना, उनकी भी कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी, तो वहां पे हमारे इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक सी बातें की हैं, इसमें कुछ ऐसी ज्यादा अनोखी बात नहीं की है। जिसमें हमने क्या किया था कि कॉल बैक फंक्शन किस तरह काम करेगा, और एरो फंक्शन और ट्रेडिशनल फंक्शन को जस्ट हमने डिफाइन किया। तो इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल या कंफ्यूजन हो तो काइंडली आप पूछ लीजिएगा माइंड में भी। जी सर कॉल बैक फंक्शन एक बार दोबारा समझा दें, सही से समझ नहीं आया। ठीक है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि कॉल बैक फंक्शन होता है क्या है। आप इन सिंपल ये समझ लो कि 2 फंक्शन है, अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल होगा ना, तो उसे आप कॉल बैक बोलोगे, इन सिंपल, और कुछ नहीं। ये लाइन समझ में आती है? तो इसी लाइन को आप यहाँ पे भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे एक क्या था, ग्रेटिंग का मतलब फंक्शन है, और एक यहाँ पे ये फंक्शन बनाया था आपने, ठीक है।
तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख लो ताकि डन, यहाँ पे चेंज कर। सो ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन नहीं है, बट ये वाला फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है यहाँ पे जाके। अगर आप नेम से कंफ्यूज हो रहे हो तो इसके लिए जो बेहतर चीज यूज करते हैं, मैं यहाँ पे भी वही नाम रखूंगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट भी वही नाम करूंगा, सिंपल। तो अब आपको पता रहेगा कि भाई यहाँ से ये फंक्शन यहाँ पे आया, यहाँ से मतलब आर्गुमेंट भेजा, मतलब क्या है कि यहाँ पे आ गया फंक्शन और यहाँ से आके मैंने उसको कॉल करवा, इन सिंपल ये चीज, ठीक है। तो कॉल पे क्या होता है, दूसरे फंक्शन के अंदर जाके फंक्शन कॉल होता है, डन, सिंपल सी ये चीज है। और यही हम चीज यूज करते हैं एक सिंक्रोनस बिहेवियर को हैंडल करने के लिए भी, ठीक है। सिंक्रोनस बिहेवियर में होता क्या है कि जब आपने इसको डील करना हो ना, तो आप इस तरह कॉल बैक को यूज करते हो, तो उसकी एग्जीक्यूशन को इस तरह हैंडल करते हो, ठीक है। तो ये भी एक अप्रोच है सिंक्रोनस को एसिंक्रोनस में डील करने के लिए, या सिंपल ये कह लो कि सिंक्रोनस को हैंडल करने के लिए जो एक अप्रोच डील करोगे वो क्या होगी, कॉल बैक फंक्शंस होते हैं। दो और अप्रोचेज हैं, ठीक है, एक होता है असिंक अवेट का काम, ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रोमिसेस, वो दो और वेज हैं। अभी हम आगे बात करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है ना, वो आती है हमारे पास क्लोजर्स क्या होते हैं, है ना। क्लोजर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और एक बहुत कॉमनली सवाल पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर, है ना। सो हमारे पास हर जो ऑब्जेक्ट है, एक फंक्शन है, वो भी एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो वेरिएबल डिफाइन है, बेसिकली क्लोजर का जो कंसेप्ट है वो लिंक्ड है लेट, वार और कॉन्स्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो चार कीवर्ड्स हैं इनके साथ एसोसिएटेड है। इसमें जो वार है ना, ये क्या करता है, आपको क्लोजर्स बनाने की इजाजत देता है, ठीक है। जो लेट और कॉन्स्ट हैं ये आपको क्लोजर्स बनाने की परमिशन नहीं देते। ये क्या बात हुई, इसका स्कोप है बेसिकली। वार क्या है, ग्लोबल और फंक्शनल स्कोप दोनों में बिहेव करता है। लेट और जो कॉन्स्ट है इसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्लोबल स्कोप नहीं है, फंक्शनल स्कोप, मतलब उस फंक्शन के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हो। इस चीज को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, एक फंक्शन लिया और मैं से कहता हूँ कि ये क्या है, एक आउटर फंक्शन है, सिंपल सा नाम, कोई और ज़हन में आ नहीं रहा, आउटर फंक्शन। यहाँ पे इसको आप यहाँ पे कुछ इस तरह से डिफाइन कर लो, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है। ये दोबारा नाम रखा है, चाहे आप इसे सिंपल आप कंफ्यूज ना हो जाओ तो इसे आउटर का नाम दे लो। तो मैंने आउटर करके एक फंक्शन डिफाइन किया अभी यहाँ पे, मैं यहाँ पे कॉल करवाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम करवा लेंगे कोई वैल्यू इंक्रीज करवा लेंगे, लेट्स सपोज ये फंक्शन मतलब करेगा क्या, यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कि आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, लेट काउंट इक्वल क्या है, 0 क्या, सही है। तो यहाँ पे आप आए, आपने क्या किया, आपने रिटर्न करवा दिया, रिटर्न का कीवर्ड है, और अगेन यहाँ पे एक फंक्शन ले रहे हो, कुछ भी कंसोल करवा दो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन कर लो, अगर ये डिफाइन नहीं करना तो आप एक एरो फंक्शन बना लो, इट्स अप टू यू। और इस फंक्शन के अंदर आप कह रहे हो कि क्या करेगा, जो काउंट है ना इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। मतलब आपने दो तरह से है कि यहाँ पे ये चीज आपने सिंपल पहले इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे करेगा इसको कंसोल करवा लो आप काउंट को, जाके इसकी आउटपुट देखोगे अभी आप यहाँ पे। अब मुझे इसको कॉल, अभी कॉल कैसे होगा, जब ये आउटर साइड फंक्शन कॉल होगा तब ये इनर साइड फंक्शन कॉल होगा। अगर मैं इस आउटर फंक्शन को कॉल नहीं करता तो इनर फंक्शन भी कॉल नहीं होगा। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे आउटर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि ये करके इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, मैंने इंक्रीज के नाम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे इसको कॉल कर दिया, सिंपल। तो यहाँ से ये रिटर्न कर रहा है, तो एक वैल्यू हमारे पास आएगी इस इंक्रीज वेरिएबल के अंदर, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड है।
इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, आगे जाके समझो कि अगर ये चीज़ समझ आ गई ना तो काफ़ी कुछ समझ आ गया। ये चीज़ें बहुत रिपीटेडली आगे जाके यूज़ होंगी। वेरिएबल उधर असाइन हो जाएगा, उधर से उधर असाइन हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे चलते हैं, इसकी आउटपुट को देखते हैं ज़रा। मैं यहाँ पे आता हूँ फ़िल्टर में, है ना? तो इसको रिफ्रेश करते हैं। ये क्या कह रहा है? ये तो मुझे एज़ इट उस फ़ंक्शन को रिटर्न कर रहा है। इसका तो बिहेवियर ही वो नहीं है मिल रहा मुझे। ये क्या चीज़ है? अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कॉल नहीं किया है। ये आप इसका मतलब क्या है कि आपको याद होना चाहिए मैंने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को गेट किया था तो उसमें एज़ इट मिल रहा था। मतलब क्या है कि मेरा ये यहाँ पे स्टोर्ड है और वैल्यू एज़ इट इसकी फ़ंक्शन की स्टोर्ड है, वही दे दिया वापस। तो फ़ंक्शन है तो मुझे यहाँ पे से कॉल करना होगा। जब कॉल करूँगा तभी जाके हमारा वहाँ पे वो चलेगा। तो अभी यहाँ पे कह रहा है अनडिफाइंड कह रहा है। सो यहाँ से वो बहस हमारी होगी क्लियर। याद रखिएगा मैंने जब सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। सर आवाज नहीं आ रही। लेट वार कॉन्स को पढ़ा था तो मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई थी। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको अभी? एम आई ऑडिबल? जी सर, अब तो आ ना? रही है। जी अच्छा सर ठीक अब। है। यहाँ पे तो तब हमने बात की थी वार क्या करता है, हमें एक तो रीडिक्लेयर करने देता है और अपडेट भी कर सकते हो। लेट क्या करता है, उस वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं करने देता और बल्कि आप रीअपडेट कर सकते हो। कॉन्स्ट क्या करता है, ना तो आपको रीडिक्लेयर करने देता है, ना आपको रीअपडेट करने देता है। हमने ये डिफरेंस देखे थे मेजर। तो साथ में इस डेफिनेशन में अब यहाँ पे चीज़ ऐड कीजिएगा उस डिफरेंट के साथ। लेट क्या करता है, हमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल स्कोप देता है, ग्लोबल स्कोप नहीं है। मेरा जो वेरिएबल है ये कहाँ पड़ा है, अभी ग्लोबल स्कोप में पड़ा है। ठीक है, क्योंकि इस पूरी फाइल में कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ग्लोबल स्कोप है इसका, फंक्शनल स्कोप नहीं है। और मैं इसको एक्सेस किस में कर रहा हूँ, फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे ये मिल ही नहीं रहा। तो अगर मैं यही काम यहां से इसे मैं क्या करता हूँ, कट करता हूँ। और कट करने के बाद इसे क्या करो, आप इस फंक्शन के अंदर ले आओ। यहां से कट करोगे और यहाँ पे डिफाइन कर दो। सो अभी भी एक चीज दे रहा है आपको कि एक चीज आपको देखने को मिल रही है कि अनडिफाइंड है। ठीक है, अभी एक दूसरी चीज देखते हैं कि यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको एग्जीक्यूट होने में। मैं इसकी एग्जीक्यूशन को थोड़ा सा और हैंडल करूंगा तो तब जाके हमें प्रॉपर कुछ ना कुछ रिटर्न कर पाएगा। ठीक है, सो इसे हम फिर करते हैं कि एग्जीक्यूट करवाने के लिए थोड़ा चेंज कर लें, आई थिंक सो। चले देखते हैं। तो फंक्शन में से डिफाइन करता हूँ, शायद यहाँ पे इंक्रीमेंट के बजाय पहले मैं इसकी वैल्यू को गेट कर लेता हूँ। क्या मुझे वैल्यू यहाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही। ये कंसोल हमारा कहाँ चल रहा है, लाइन नंबर 75 वाला अभी चला ही नहीं है। ठीक है, तो एक और शायद दिस की वजह से ना इशू आ रहा हो, दिस डॉट काउंट। तो अभी भी इसने रिटर्न नहीं किया क्योंकि इसको एक्सेस ही नहीं कर रहा है। बेहतरीन। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और 1 मिनट रुकेगा ताकि हम इसमें कंफ्यूज ना हो आगे जाके भी। यहीं पे मैं असल में एक इशू यहाँ पे भी आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ से मैं इसको वेरिएबल में कट करवा रहा हूँ ना, तो इसको मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, थोड़ी सी एग्जीक्यूशन को चेंज करता हूँ। मैं यहाँ नंबर यहीं पे इसको अगर एग्जीक्यूट करवा लूँ, ठीक है। तो और दूसरा क्या है कि हमें यहाँ पे मैंने एक लगाया हुआ फ़िल्टर, जो कि यहाँ फ़िल्टर है ही नहीं, एक ये गलत चीज़ है तो आउटपुट हमें दे ही नहीं रहा। तो फिलहाल लाइन नंबर 75 से कंसोल आपको आ रहा है, बट वो क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। अगर अभी मैं क्या करूँ, इस चीज़ को हटा दूँ तो होपफुली इससे गेट होना चाहिए। तो अभी गेट हो रहा है ना। तो अभी इसकी दोबारा बात करते हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे हो क्या रहा था कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था तब तक, और यहाँ पे कंसोल रन हो रहा था, तो इस वजह से वो अनडिफाइंड दे रहा था मुझे यहाँ पे तब। वो एक और रीजन भी है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है कि अब ये मेरे पास क्या है, एक
ग्लोब स्कोप, ग्लोबल में नहीं है, ऑब्जेक्ट स्कोप में है। मतलब इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ लॉग कर दो किसको, काउंट को, तो यहाँ भी आपका देगा अनडिफाइंड देगा, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है चीज। कह रहा है कि काउंट इज नॉट अ डिफाइंड, क्योंकि ग्लोबल स्कोप में है ही नहीं। अगर आप क्या कर लो, यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर दो कुछ इस तरह से, और इसकी वैल्यू कह दो आप यहाँ पे 2, ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐसे कर दो। तो अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे एक चीज करेगा आपको, ये अभी मिल रहा है इसको। अगर मैं इसको करूँ कमेंट कर दूं और यहाँ पे क्या आ जाऊं कुछ इस तरह से, तो अभी कह रहा है कि अनडिफाइंड, क्योंकि ये जो काउंट है ना, इसी के अंदर क्या है, एक्सेसिबल है। क्योंकि ये क्या है, ग्लोबल स्कोप नहीं है, ऑब्जेक्ट स्कोप है। और इस ऑब्जेक्ट का स्कोप क्या है, लाइन नंबर 75 से शुरू हो रहा है, 80 पे खत्म हो रहा है। तो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। डन है। तो यहाँ पे अभी वो काम आप यहाँ पे करवा सकते हो, जो कि क्या था, काउंट प्लस प्लस का काम कर रहे थे, वैल्यू को इंक्रीज करने का काम। ठीक है, इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से डिफाइन कर लो, और इस चीज को यहाँ से हटा दो, क्योंकि अब कोई है ही नहीं डिफाइन बाहर आउटसाइड इसके। तो यह देख रहे हो आप कि यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है। ऐसे ही हमारे पास जो कॉन्स्ट है वो सेम काम करेगा। तो लेट क्या है हमारे पास, ग्लोबल स्कोप नहीं है, ऑब्जेक्ट स्कोप है, और यही क्लोजर डिफाइन करते हैं। क्लोजरनेस क्या होती है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक लेट और कॉन्स्ट के साथ वेरिएबल डिफाइन किया, तो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो क्या है, आपको एक्सेसिबल है, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल नहीं है। और अगर वार की बात करते हो, तो वार क्या है, आपको क्लोजर बना, मतलब वो आपको आउटसाइड द फंक्शन भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि उसका स्कोप क्या है, ग्लोबली होता है। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होता है, तो वो आपको बाहर भी मिल जाता है। तो बेसिकली क्लोजर की डेफिनेशन सिंपल ही याद रखिएगा कि आपने लेट और वार के साथ जिसमें भी वेरिएबल ऑब्जेक्ट में डिफाइन किया, तो उसी के अंदर आप उसको एक्सेस कर पाओगे, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे। यहाँ से किसी फंक्शन में एक्सेस करूंगा ना, नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, जब मैं उसको एज अ आर्गूमेंट, कॉल बैक, इस तरह कोई काम कर रहा हूँ। उसका तो सिंपली डिफाइन है, मैंने वहां से पास किया उसके अंदर। बट अगर इस तरह का केस हो, तो ये अब जो वेरिएबल है, इसके बाहर कहीं भी एक्सेसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस लाइंस के अंदर जो है वो एक्सेसिबल है। मतलब इन दो करली ब्रेसेस के दरमियान ये चीज क्या हो सकती है, एक्सेस हो सकती है। इन सिंपल ये चीज है। ये हमारे पास क्या होते हैं, क्लोजर्स क्रिएट करते हैं। अब क्लोजर्स में क्या है कि आपको जो है ना, वार सिर्फ और सिर्फ क्लोजर क्रिएट करने के मतलब कह रहा है, फंक्शन दे रहा है, लेट और कॉन्स्ट नहीं देते। क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट स्कोप है, ग्लोबल स्कोप नहीं। तो इसको मजीद थोड़ा सा, अभी इतने हमारे पास एग्जांपल्स नहीं है, तो आगे जाके जब यूज करेंगे, तो यही वजह है कि सम टाइम हमने वार के साथ अगर ऑब्जेक्ट में एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और दोबारा कहीं आगे जाके ऑब्जेक्ट में सेम डिफाइन कर दिया, तो हमारे पास वो ग्लोबल स्कोप में रहता है, आउटसाइड द फंक्शन भी हमें मिल जाता है वो, तो इशू क्रिएट हो जाता है उस चीज का। तो इसलिए हम लेट और कॉन्स्ट को यूज करेंगे। और यहाँ पे उसी फिर रहेगा क्या कि हमें पता है कि भाई अब इस फंक्शन के अंदर ये चीज यूज होगी, दोबारा हमें इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, एक और चीज देखेंगे आप अभी यहाँ पे, ये मैंने फंक्शन लिया था, मैं इसको सिंपल करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे क्लोज करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन ले लिया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, अदर। अदर के नाम से एक फंक्शन बनाया। यहाँ मैं कह रहा हूँ लेट COUNT काउंट, और यहाँ मैंने कह दिया इसकी वैल्यू क्या है, 1। डन। अब यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि भाई हमने तो पढ़ा था कि लेट के साथ दोबारा वो डिक्लेयर नहीं हो सकता। बेसिकली जो मैंने अभी स्टेटमेंट दी थी, उसको मैं यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट स्कोप है, तो इसी ऑब्जेक्ट में रहते हुए तो मैं दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकता। बट एक नया ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट के बाहर जा नहीं सकता, जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया। मतलब दोनों का स्कोप, ये चीज हमारे यहाँ पे स्कोपिंग बहुत यूज होगी, जो कह लो कि एक मेजर सी चीज है। सो जो उस ऑब्जेक्ट में डिफाइन किया, कॉन्स्ट या लेट, वो उसी के अंदर एक्सेसिबल है। अब मैंने सेम नाम के साथ दो चीजें डिफाइन कर दी। ये दोनों चीजें, ये जो काउंट है, ये इसके अंदर हमारे पास एक्सेसिबल होगा, और दोनों की वही वैल्यू मिलेगी। आप यहाँ लॉग करवा लो काउंट को, और यहाँ भी लॉग करवा लो। तो लाइन नंबर जो 73 है, वहां से मिलेगा आपको 0, और लाइन नंबर जो 79 है, यहाँ से मिलेगा 1, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में ये एक्सेसिबल है, आउटसाइड है ही नहीं। और इसलिए मुझे यहाँ इसने एरर थ्रो नहीं किया। अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, शायद चीजें बहुत सी आपको कंफ्यूज करेंगे यहाँ पे ये, बट एक दफा इसको रिफ्रेश कर लो।
अब ये आया क्यों नहीं? कोई मुझे रीजन बता सकता है? एक सिंपल वर्ड में आपको मैं कोड दिखा देता हूँ। मुझे कंसोल क्यों नहीं मिला? ना ये कंसोल मिला, ना ये कंसोल मिला। क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। फंक्शन जब तक कॉल ही मैं नहीं किया कॉल सर आपने। हाँ एग्जैक्टली जब तक फंक्शन कॉल करते तो एग्जीक्यूट ही नहीं होता। तो मैं यहाँ पे अदर में आता हूँ, अदर को भी यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग, हालांकि ये भी काउंट के साथ डिफाइन है, ये भी काउंट के साथ। तो ये भी एक कह लो कि उसी के साथ लिंक्ड चीज है। अगर मैं इसको वार से डिफाइन करता तो वार क्या करेगा? ग्लोबल स्कोप रहेगा। काउंट ग्लोबल स्कोप है ही नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट स्कोप है। तो मैंने दोबारा उसी नेम से डिफाइन कर दिया, बट चेंज क्या था? वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर था। क्या? तो यहाँ पे डिफरेंस है इस चीज का इन सिंपल। सो इन चीजों को आगे जाके हम बहुत यूज करेंगे। जो कि आज हमने काम किया, ये कह लो कि आगे होने वाली चीजें हैं ना, वो इनसे काफी लिंक रहेंगी। जैसा कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस का जो डिटेल में बिहेवियर है वो हम एपीआई कॉलिंग में देखेंगे। आलिया आपका अगेन हैंड रेज है। सर ये समझ में नहीं आया पूरा क्लोज ईयर जो है। आप सवाल पूछेंगे क्या समझ में नहीं आया, कहाँ पे कंफ्यूज हो रही है, ताकि मैं वहीं से आपको मजीद डिफाइन कर सकूं, क्योंकि हम आधे घंटे ज़्यादा लगा चुके हैं उस चीज़ में। सर ये पूरा ही समझ में नहीं आया। आई विल रिकमेंड कि फिर आप एक दफ़ा वीडियो को देख के आओ नेक्स्ट क्लास में, फिर मेरे से सवाल कीजिएगा कि सर यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है। बेसिकली मैं दोबारा आपको बता सकता हूँ कि अभी इसको देख के आए, अभी नेक्स्ट क्लास में हमने इससे मजीद रेलेवेंट एग्जाम्पल पे काम करना है, तो फिर दोबारा डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। अच्छा, यहाँ पे अभी बात कर रहा था कि एक वे हमारे पास क्या होता है, असिंक और अवेट का यूज है। सॉरी, अवेट यहाँ पे। और दूसरा हमारे पास क्या है? प्रोमिसेस है। हम प्रोमिसेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रोमिसेस होते हैं। और एक हमने पढ़ा था यहाँ पे, एक और है जो हम आज देखा भी है, वो होता है कॉल बैक। तो एसिंक्रोनस के अंदर चेंज करने के लिए असिंक अवेट का यूज करेंगे, जो कि हम एपीआई कॉलिंग के साथ यूज करेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। प्रॉमिस क्या होता है? बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं। या तो वो रिजेक्ट होगा, या तो वो क्या होगा? फुलफिल होगा। ठीक है। या क्या होगा? उसकी स्टेट पेंडिंग होगी। तो एक प्रोमिसेस क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं, ये 3 स्टेट में मिलते हैं। ये होगा कब? जब हम एक एपीआई कॉल करेंगे तो उसके रिस्पांस में क्या करेगा? जावास्क्रिप्ट हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, उसकी एक स्टेट होगी। अगर उसे डाटा मिल जाता तब हमें फुलफिल देगा। अगर अभी कॉल जा रही है, सर्वर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो हमें पेंडिंग में रहेगा। और अगर उसका रिस्पॉन्ड कर दिया, लेकिन जैसा कि एक लॉगिन की एपीआई है, आपने ईमेल और पासवर्ड गलत भेजा, तो क्या आएगा वहां से रिस्पॉन्स? रिजेक्टेड का। तो रिजेक्टेड के केस में क्या मिलेगा हमें? मतलब वहां पे रिजेक्टेड मिलेगा। अगर उसका डाटा सक्सेसफुली, मतलब ईमेल पासवर्ड ठीक था, तो आपको प्रॉमिस मिलेगा। फुल के केस में सक्सेसफुल होगा बाय नेम। वहां पे उसका एक एरर स्टेटस, मतलब स्टेटस आएगा उस मैसेज का। इसका 200 है, 201 है, ऐसे ही 500 है, 404 है। ये डिफरेंट स्टेटसेस हैं जो कि शो करते हैं उसके। तो यह पेंडिंग कब होगा? जब आपका रिस्पांस मिला नहीं है, सर्वर अभी देख रहा है, एपीआई कॉल अभी जा रही है। तो प्रोमिसेस हमारे ये 3 चीजें हैं जिनको हम यूज करते हुए अपने एसिंक्रोनस बिहेवियर के अंदर हैंडल करते हैं सिंक्रोनस वे को। ठीक है। और सिंक्रोनस की हम डिटेल में पहले ही बात कर चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है? बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस है, जो कि लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगी और नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और वेट नहीं करेगा। और ये हम काम कब करते हैं? असिंक का वेट में कन्वर्ट करना, कॉल बैक प्रोमिसेस का, जब हम एपीआई कॉल करते हैं, तो वहां पे जाके बहुत जरूरत पड़ती है इस चीज की। तो आगे हम जल्दी एपीआई कॉल इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट में आपके कुछ क्यूरीज होंगे इससे रेलेवेंट, इसको थोड़ा देख के आएगा, समझ के आइएगा। फिर हम एपीआई कॉलिंग की बात करेंगे, वहां पे असिंक अवेट और प्रोमिसेस को हैंडल करेंगे, जो कि अभी एक फिलहाल पेंडिंग चीज है हमारे पास, ऐसे समझ लो। ठीक है। तो इसमें किसी कोई सवाल या कंफ्यूजन हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा। और जो कल की क्लास है उसमें हम फिर असिंक अवेट और प्रोमिसेस को डिटेल में देखेंगे। साथ आपका हैंड रेज है। जी सर, इसमें तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन सर जो आपने लास्ट वीक जो असाइनमेंट दी थी ना, उसमें एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम 4 की। हमने इंक्लूड के मेथड से चेक करना था कि ये अरे में मौजूद है या नहीं एलिमेंट। तो वो सर उसमें उसमें आपने एक चीज़ मेंशन की थी कि हमने उसमें 2 आर्गुमेंट्स लेने हैं, एक अरे हाँ का और एक एलिमेंट्स का।
तो मुझे हाँ, उसकी समझ नहीं आ रही थी सर कि हम उसमें दो आर्गुमेंट्स क्यों पास करें, जब हम उसमें एक आर्गुमेंट पास करें फिर भी वो चेक कर लेता है। और कौन सा था मेथड इंक्लूड का? जी सर, फोर्थ फोर्थ प्रॉब्लम थी। मैं एक मिनट, प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी यार, ऐसा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि फिंगर टिप पे नहीं है वो, मेरे असाइनमेंट थी क्या? जस्ट वेट अ मोमेंट। अच्छा सर हाँ, वैसे इनमें लॉजिक में बहुत मुश्किल आ रही है, जो समझ में नहीं आ रहा सही से यही जैसे। तो देखो, यूज केस इसके ज्यादा है, मैंने उससे नहीं बात की थी, यूज केस ज्यादा है लेकिन सिंटेक्स बेसिक बहुत इतना ही है। हाँ, यहाँ पे था राइट फंक्शन कंटेन एलिमेंट्स, अरे और एलिमेंट, टेक दैट टेक एन अरे एंड एलिमेंट। यार वही बात है, सिंपल सी कर रहा है। देखो, ये जो आपने एलिमेंट पास किया और यहाँ पे आपने समझा नहीं प्रॉब्लम को, और एक अरे पास की है, वो कह रहा है कि अरे और एलिमेंट की अरे पास करते रिटर्न ट्रू इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द अरे। इसका भला आंसर क्या था, मैं अब यहाँ पे कर ही देता हूँ। हाँ, आपने एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन है, ठीक है, चेक वैल्यू, इसका नाम रख लिया कि वैल्यू चेक करेगा। अब ये दो चीजें लेगा, एक तो लेगा आपसे अरे, ठीक है, यहाँ पे आप करोगे अरे पास कर दोगे, दूसरा करोगे आप उसका वो एलिमेंट पास करोगे जो चेक करना है, ठीक है। मतलब क्या है, लेट सपोज मैं एक फंक्शन के थ्रू यहाँ पे लेट मैंने अरे बना ली, अरे क्या करेगी, यहाँ पे आप डिफाइन कर लो, इसमें एलिमेंट्स पड़े हैं, एक पड़ा यहाँ पे ए, एक यहाँ पे पड़ा है बी, बी कह लो, और एक यहाँ पे पड़ा है सी। अब ये आपसे मैंने, उसमें मतलब ये था कि आपने उसके पैरामीटर में दो वैल्यूज लेनी है। अब जब इस फंक्शन को कॉल करोगे, यहाँ पे आपने चेक वैल्यू को पास किया, कॉल किया, तो यहाँ पे आप दो चीज भेजोगे, जो पहला होगा वो क्या होगी, अरे होगी। तो आपने ये जो अरे है ना, ये से कह लो आप अल्फा, अल्फाबेट का नाम दे लो, जो भी नाम दे लो, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से पास कर दिया, तो पहला आर्गुमेंट क्या होगा, अरे हो गई। जो चेक करना है वो आपने पास करना है। मैं लेट्स सपोज चेक करना चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर डी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे आप आओगे, पहले कंसोल में देख लो क्या दोनों चीजें आ रही हैं, अरे और आपके पास एलिमेंट आ रहा है, तो यहाँ तक आ जाओ, बाकी काम बाद में होगा। यहाँ पे आप इसको देखने के लिए इसको भी आपको लगाना पड़ेगा एक वेरिएबल में, या डायरेक्ट आप कर लो, हो जाएगा। इसको कट करो, लॉग लगाओ, इसमें रीजन दिखा रहा हूँ अभी आप लोग को एक। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आओगे तो आपको देखो एक अरे मिली और अल्फाबेट मिल गया, ये डी वो अल्फाबेट जो आपको चेक करना है। अब इसके अंदर आपने चेक क्या करना था, रिटर्न करवा दो, क्योंकि फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। आप क्या करोगे, अरे के ऊपर एक मेथड कॉल करोगे इंक्लूड्स का, ठीक है। इंक्लूड्स करता क्या है, उसमें चेक करता है कि भाई वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इसको आप कॉल कर लोगे, यहाँ पे पास कर दोगे क्या आपने एलिमेंट को, ये पैरेंथेसिस में नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट आ जाएगा, इन सिंपल। ये देख रहे हो, इसको हटा दो, ये काम था। और इसमें सेकंड किस लिए पास कर रहे हो, अब मैंने इसको डायनामिक करना था, मैंने इसको हार्ड कोड नहीं रखना। अब ये क्या है, एक फंक्शन चेक करता है, आप अरे पास करते हो, एलिमेंट देते हो कि वो एलिमेंट उस अरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। कहने को सिंगल लाइन कोड है, बट यहाँ पे प्रैक्टिस ये थी कि भाई फंक्शन को किस तरह यूटिलाइज करना है, डायनामिक किस तरह बनाना है, इसके यूज केस को आप एक्सपैंड कर लोगे आगे। तो ये सिंपल ये काम करेगा। अब मैंने यहाँ पे कल को नई लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा, बने बनाए फंक्शन को यूज किया, तो मैंने यहाँ पे जी भेजा, तो मुझे क्या कह रहा है, फॉल्स। मैंने कहा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो मुझे कहेगा ट्रू। तो ये काम था। तो दो पैरामीटर इसलिए कि एक उसमें अरे जाएगी और जो एलिमेंट चेक करना वो भी पास करोगे, तो दोनों ही डायनामिक होंगे। अब कल को मैं कहता हूं कि मुझे ये अरे नहीं चाहिए, मुझको मल्टीपल अरे, कोई और अरे मेरी आ गई, लेट्स सपोज यहाँ नेम्स की अरे है। अब यहाँ पे नेम्स डिफाइन है, मैंने कह दिया यहाँ पे एजाज, ठीक है, और अनवार, यहाँ पे ये नेम्स डिफाइन है। अब कल को दोबारा मैं चेक करना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ से इस नेम्स की अरे को यहाँ पास करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना। अब चेक करना है कि भाई एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मैंने यहाँ से एजाज पास किया, तो मुझे क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर रहा है। अभी डायनामिक चीज बन गई है। अब मेरे पास ये फंक्शन क्या है, कोई भी अरे पास कर दो, उसमें देख के बता सकता है कि भाई उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। मुझे दोबारा हर एक लिए अलग अलग इंक्लूड लगाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इसलिए सेकंड पैरामीटर था कि जो वैल्यू चेक करनी है वो पास करो और अरे पास कर दो। तो ये चीज थी यहाँ पे। चलिए जी, अभी हम इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में, 9:30 पे हमारी क्लास होगी। तो आई थिंक सो अगर हम इसे 9 बजे कर लें कल, कैसा है, 9 से 10:30?
ठीक है सर, कोई मसला नहीं है। सब नो रेडी है, सर। वरना 9:30 सर 9:30 बजे उठना पड़ेगा फिर। चले 8:30 9:30 कर लेंगे। 9:30 चले ठीक है। 9:30 करते हैं, आराम से उठना 9:30 करते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके जी, कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज। कल तक इस रिकॉर्डिंग को देख के आएगा काइंडली यहाँ से।